हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सखा बंधु और मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म क्रिस्टल क्लियर पे। मैं हूं आनंद। आज हम अपने क्लास 10th संस्कृत सिलेबस को जो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है उसको देखने वाले हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो तुम्हारा 2024-25 में जो बोर्ड एग्जाम होगा हमारा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलिए फिर क्लास 10 संस्कृत सिलेबस को करें शुरू। ये देखिए, ये है हमारा सिलेबस। संस्कृत कोड है हमारा 122, क्लास 10th का सिलेबस है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताया गया है। हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस होंगे, क, ख, ग और घ। हमारे क सेक्शन में अपठित अवबोधन, दूसरे में रचनात्मक कार्य, तीसरे में अनुप्रयुक्त व्याकरण और चौथी में पठित अवबोधन। अपठित अवबोधन 10 नंबर का, रचनात्मक कार्य 15 नंबर का, व्याकरण 25 का और पठित अवबोधन 30 का। तो चलिए समझते हैं ये चारों चीजें हैं क्या, किन किन प्रकार के क्वेश्चन इनमें आएंगे। तो सबसे पहला है क खंड। पहले खंड में क्या क्या आएंगे? अपठित अवबोधन आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखिए, अपठित अवबोधन में एक अपठित गद्यांश यानी कि 80 से 100 शब्द का एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा संस्कृत में, और उसके आधार पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मेनली जो क्वेश्चंस होंगे वे होंगे एक पदेन पूर्ण वाक्यंच। पहला क्वेश्चन होगा जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से हमें 2 करने होंगे जो एक पद का उत्तर होगा, एक शब्द में हमें उत्तर देना होगा। ये कहाँ से क्वेश्चंस होंगे? जो गद्यांश है, जो पैराग्राफ ऊपर है, उसी से होंगे। और दूसरा आएगा पूर्ण वाक्यन। इसमें भी 3 क्वेश्चंस, लेकिन 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। उसमें हमें सेंटेंस बनाकर पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। ये सेंटेंस को आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो गद्यांश रहेगा उसी से आपको मिल जाएगा। वैसे जब सैंपल पेपर आएगा तब मैं उसको अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कैसे इसे ढूंढना है। कूल रहिए, समझते जाइए सिलेबस को। पहला आएगा एक पदेन उत्तरेन, एक पद से उत्तर देने का, और दूसरा आएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का। पहला दूसरा समझ गए। तीसरा आएगा शीर्षक लेखनम। शीर्षक लिखना होगा, जो एक गद्यांश, ये पैराग्राफ होगा, उसकी एक हेडिंग, उसका एक शीर्षक हमें लिखना होगा, वो 1 मार्क का होगा हमारा। उसके बाद आएगा चौथा क्वेश्चन, अनुच्छेद आधारितम भाषिक कार्य। भाषिक कार्य आएगा। भाषिक कार्य यानी कि भाषिक कार्य मतलब उसमें क्या क्या रहेंगे, आपको उसी गद्यांश में से एक लाइन निकाल के दे दिया जाएगा। उसमें पूछेगा कर्ता कौन है, इस कर्ता का क्रिया कौन है, विशेषण विशेष्य के क्वेश्चन रहेंगे, पर्याय पद और विलोम पद के क्वेश्चन रहेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, काफी सिंपल प्रश्न रहते हैं। तो समझ गए। जो पहला क्वेश्चन आएगा एक पदेन का, वो 2 मार्क्स का रहेगा। जो पूर्ण वाक्यन का आएगा वो 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। जो शीर्षक लेखनम आएगा वो 1 मार्क का, आपको छोटा सा कोई हेडिंग लिख देना है, उसका समझ करके आपको लगे जिस टॉपिक पे ये लिखा गया है पैराग्राफ, वो टॉपिक का नाम ऊपर लिख देना है आपको। क्लियर है। उसके बाद आएगा आपको भाषिक कार्य। उसमें आपको 4 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको 3 करने होंगे। 1-1 मार्क्स के तीनों होंगे, यानी कि 3 मार्क्स हो गए। यानी कि टोटल 2, 4, 1 और 3, यानी टोटल 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे क खंड अपठित अवबोधन से। तो ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है ये भी। क्लियर है ये पहला सेक्शन। चलिए दूसरे सेक्शन को देखिए। देखिए दूसरा सेक्शन जो होगा वो ख खंड रहेगा, जिसमें आपको रचनात्मक कार्य। क्या रचनात्मक कार्य? इसमें क्या आएगा? देखिए दूसरे सेक्शन रचनात्मक कार्य में आपको आएंगे, एक आपको पत्र दिया जाएगा, औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र, जिसमें पूरा पत्र तो लिखा होगा, आप उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स लिखे होंगे। उसको आपको नीचे एक मंजूषा दिया जाएगा, हेल्प बॉक्स, उसमें से आपको वर्ड्स चूज करके उन फिल इन द ब्लैंक्स में, उन खाली स्थानों में भरने होंगे। टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। एक भरने पे आपको हाफ मार्क्स, यानी टोटल आपको 5 मार्क्स इस औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र से मिल जाएंगे। क्लियर है ये? काफी सिंपल होता है ये। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा हमारे इस दूसरे सेक्शन में, वो आएगा चित्र वर्णन या फिर अनुच्छेद लेखन। या तो आप ये करिएगा या फिर ये दूसरा वाला आप करेंगे। चित्र वर्णन, इसमें क्या आएगा? आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा किसी चीज का, जैसे किसी पार्क का, किसी बिल्डिंग का, किसी रोड का, किसी भी चीज का पिक्चर आपको दे दिया जा सकता है। नीचे एक मंजूषा होगा, एक हेल्प बॉक्स होगा, उससे आपको शब्द चुन के 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं उस चित्र के बारे में।
या तो आप ये कर लीजिए चित्र वर्णन, या फिर अनुच्छेद लेखन कर लीजिए। अनुच्छेद लेखन यानी कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, एक हेडिंग दे दी जाएगी, उसके साथ आपको हेल्प बॉक्स दे दिया जाएगा, कुछ शब्द होंगे उसमें, उसकी सहायता से आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने होंगे। तो या तो आप चित्र वर्णन या फिर अनुच्छेद लेखन करिए। ज़्यादातर बच्चे चित्र वर्णन ही करते हैं, क्योंकि चित्र से देख करके वाक्य बनाना थोड़ा आसान होता है कि खुद से हम सोच के बनाएं। वैसे ये भी कुछ भारी होता नहीं है, दोनों आसान है। क्लियर है ये भी। उसके बाद हिंदी आंग्ल भाषातः संस्कृतेन अनुवाद, हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा से, हिंदी साथ ही साथ इंग्लिश में भी रहते हैं। आपको 7 लाइन दिए जाएंगे, उनका ट्रांसलेशन आपको करना है, उनका अनुवाद करना है आपको संस्कृत में। हिंदी को या फिर इंग्लिश को आपको संस्कृत में बदलना है। 7 में से आपको 5 करने हैं। हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क, यानी टोटल 5 मार्क्स। ये चित्र वर्णन भी 5 मार्क्स का होगा, हर एक वाक्य पे 1 नंबर आपको। तो ये अनुवाद भी समझ में आ गया, काफ़ी सिंपल अनुवाद रहते हैं। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, यानी टोटल 15। ऊपर 10 था, 10 और 15 25 मार्क्स की तैयारी। 25 मार्क्स काफ़ी आसानी से लाया जा सकता है। अगला देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा सेक्शन आएगा गौखंड। इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर के कुल। तो देखिए इसमें क्या क्या आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए पहले पैटर्न समझ लीजिए कि किससे कितने प्रश्न आएंगे, उसके बाद इसमें पढ़ना क्या है, आपको तैयारी किसकी करनी है वो नीचे दिया गया है, उसको भी समझा रहा हूं। देखिए संधि से क्वेश्चन आएंगे, संधि को संधि विच्छेद करना है, फिर संधि विच्छेद को संधि करने के क्वेश्चन आएंगे। आपको एक शब्द में आंसर देना होगा उसका। टोटल 5 रहेंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं, हर एक पे 1 मार्क्स, यानी टोटल 4 मार्क्स। क्लियर है। दूसरा आएगा समास का। इसमें आपको विकल्प वाले प्रश्न, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें भी 5, उसमें से आपको 4 करने हैं, 4 मार्क्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद प्रत्यय के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी विकल्प वाले यानी एमसीक्यू टाइप आते हैं, इसमें भी 5 रहते हैं, जिसमें से आपको 4 करने हैं। उसके बाद वाच्य का क्वेश्चन आएगा, ये भी एमसीक्यू टाइप, इसमें 4 रहते हैं, उसमें से आपको 3 करने हैं। एमसीक्यू है, काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको समय लेखन का प्रश्न आएगा, जिसमें आपको जो समय होता है उसको संस्कृत में बदल के लिखना है। काफ़ी आसान होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। यह आपको टाइम दिया रहेगा, जैसे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तो सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, जैसे 9:30 तो 9:30 वादने, 12:15 तो सपाद द्वादश वादने, 1:45 पादोन द्विवादने। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। टाइम दे दिया जाएगा, संस्कृत में लिखना है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 यानी 4 मार्क्स यहाँ सिक्योर्ड। उसके बाद अव्यय के क्वेश्चन आएंगे, 4 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, नीचे मंजूषा रहेगा, हेल्प बॉक्स रहेगा, उसमें से चुन करके आपको उस फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थानों में भरने होंगे। तो टोटल 4 रहेंगे ये, उसमें से आपको 3 करना है, 3 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर, 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको संशोधन का कार्य आएगा। संशोधन यानी कि कुछ सेंटेंस रहेंगे, उसमें कुछ गड़बड़ी रहेगी, कुछ गलत रहेंगे, और गड़बड़ी क्या रहेगी वो भी आपको अंडरलाइन करके बता दिया जाएगा। उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू टाइप के, और उस गलत शब्द के स्थान पे, जो अंडरलाइन गलत शब्द है उसके स्थान पे कौन सा नया पद हम लिखेंगे, कौन सा नया सही शब्द हम लिखेंगे उसके स्थान पे, वो भी एमसीक्यू में दिए रहेंगे, आपको टिक लगाना है। काफ़ी ज़्यादा आसान है ये भी। 3 नंबर का 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15, 4, 19, 3, 22, 3, 25, 25 नंबर यहाँ पे सिक्योर्ड। यकीन करिए ये जो व्याकरण का पोर्शन होता है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। चलिए इसके सिलेबस क्या है, इसमें आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो नीचे दिया गया है, उसको देख लेते हैं। देखिए व्याकरण का है, सिलेबस क्या है। संधि में क्या क्या आएगा, संधि में आपको 2 संधि पढ़ने हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में आपको पहला वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन और पहला वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। जैसे आपको जानना होगा कि क ग कब बनता है, च ज कब बनता है, त द कब बनता है, ये सारी चीज। और पहला वर्ण 5वें वर्ण में क का अंग कब होगा, त का न कब होगा, ये सारी चीजें जाननी है। उसके बाद विसर्ग संधि में आपको उत्व संधि, विसर्ग से कब उ बनेगा, विसर्ग से कब र बनेगा, विसर्ग का कब लोप हो जाएगा, विसर्ग कब गायब हो जाएगा वो, और विसर्ग के स्थान पे कब दंत स, मूर्धन्त स और तालव स आएंगे, ये सारी चीजें सीखनी है। उसके बाद समास में आपको समास से समास विग्रह या फिर समास विग्रह का समास करना होगा। इसमें आपको 4
4 समास पढ़ने होंगे। पहला तत्पुरुष, उसमें भी सिर्फ विभक्ति तत्पुरुष। बहुव्रीहि समास, अव्यय भाव, उसमें भी आपको इन 6 के सिर्फ अव्यय भाव, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं उनको जानना है। उसके बाद द्वंद्व समास, उसमें भी सिर्फ इतरेतर द्वंद्व समास। उसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा प्रत्यय, उसमें पहला तद्धित प्रत्यय जिसमें से मतुप, ठक, त्व और तल, और दूसरा आएगा स्त्री प्रत्यय जिसमें टाप और नीप। इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा वाच्य परिवर्तन, इसमें भी सिर्फ लट लकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा, वही आपके सिलेबस में है। उसके बाद समय का मैंने बता ही दिया कि सामान्य जैसे 9 बजे, सपाद 9:15, सार्ध 9:30, पादोन 8:45। क्लियर है ये भी। उसके बाद अव्यय पद आएंगे, ये कुछ अव्यय हैं जिनके हिंदी मीनिंग आपको जानने हैं, जिससे आप समझ जाइएगा तो आप सेंटेंस को उस हिसाब से, क्योंकि हेल्प बॉक्स तो नीचे रहेगा तो उससे आप समझ करके फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेंगे। उसके बाद आएगा अशुद्धि संशोधन, इसमें वचन की अशुद्धि, लिंग की अशुद्धि, पुरुष लकार, विभक्ति की अशुद्धि रहेगी, तो कर लीजिएगा आप। क्लियर है। चौथा सेक्शन है घ खंड पठित अवबोधन, यह आपका जान पहचान का आएगा, जो आपने किताबों में पढ़ा है उससे 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर से। तो देखिए उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखिए आगे ये हमारा घ खंड का सिलेबस। देखिए इसको जानने से पहले हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और अपने चैप्टर्स कौन कौन से आने वाले हैं उसको जानते हैं, और थोड़ा कुछ और बताना है मुझे, उसको समझाता हूं। देखिए इस साल हमारे क्लास 10th में ये 9 चैप्टर्स आने वाले हैं। ये जो नंबरिंग है चैप्टर्स की, ये पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से की गई है। जो नया एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं, उसमें से 9 चैप्टर्स हमारे क्लास 10th में आने वाले हैं इस बार। तो जिनके पास पुराना एनसीईआरटी है उनका चैप्टर नंबर कुछ इस प्रकार होगा, और हमारे नए एनसीईआरटी का आप चैप्टर नेम से काम चला लीजिएगा। तो देखिए पहला चैप्टर है हमारा सूचि पर्यावरणम, दूसरा बुद्धिर्बलवती सदा, तीसरा शिशुलालनम, जननी तुल्यवत्सला, सुभाषितानि, सौहार्दम प्रकृते शोभा, विचित्र साक्षी, सुक्तय और अन्योक्तय। एक भूकंप विभीषिका नाम का चैप्टर है नए एनसीईआरटी में, पुराने एनसीईआरटी में भी था, वो बुक में तो है इस बार नए एनसीईआरटी में, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। ये जो 9 चैप्टर्स हैं हमारे, ये 3 तरीके के हैं। पहला है गद्यांश, कहानी टाइप का, दूसरा है नाट्यांश, नाटक, और तीसरा है पद्यांश, यानी कि पद्य जैसे श्लोक हो गए वैसे हैं। इसमें से जो हमारे पद्यांश के चैप्टर हैं वो हैं सूचि पर्यावरणम, सुभाषितानि, सुक्तय और अन्योक्तय, 4 हमारे पद्यांश के हो गए। जो गद्यांश के हैं वे हैं हमारे बुद्धिर्बलवती सदा, जननी तुल्यवत्सला, विचित्र साक्षी, ये 3 हो गए, और 2 बचे हुए जो हैं शिशुलालनम और सौहार्दम प्रकृते शोभा, ये नाट्यांश का पोर्शन है, नाटक वाले पोर्शन। तो 3 पोर्शंस हैं, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। तीनों से ये जो 9 चैप्टर्स हैं इनमें से तीनों सेक्शन से पाठ का एक अंश आपको दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, उसके आधार पे आपको नीचे प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए कैसे प्रश्न मिलेंगे, ऊपर देखते हैं। पहला जो होगा घ खंड में वो होगा गद्यांश का क्वेश्चन, गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम। गद्यांश के आधार पे हमें क्वेश्चंस नीचे रहेंगे। इसमें मेनली 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे। पहला होगा एक पदेन उत्तरत वाला, एक पद में उत्तर देने वाला, दूसरा होगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाला। दोनों में हमारे पास 3-3 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 2 को करना है। एक पदेन उत्तरत में से हर एक क्वेश्चंस पे हाफ मार्क यानी टोटल 1 मार्क, और जो पूर्ण वाक्यन उत्तरत वाला है उसमें से 3 में से आप 2 बनाना है, दोनों पे 1-1 मार्क यानी टोटल 2 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आएगा भाषिक कार्यम, तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 2 बनाने हैं, दोनों 1-1 नंबर के रहेंगे। उसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, आपको रहेगा कि वाक्य में से कर्ता का क्रिया कौन है या फिर क्रिया का कर्ता कौन है वो चुनना रहेगा। विशेषण या फिर विशेष्य के क्वेश्चन रहेंगे। पर्याय पद जो समानार्थी पद होते हैं वो, या फिर विपरीतार्थक पद, विलोम पद चुनने होंगे। याद रखिए, टेंशन नहीं लीजिए, ऊपर में आपके पास पैराग्राफ होगा कहानी का। तो ये हो गया क्लियर गद्यांश। उसके बाद आएगा पद्यांश, पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम। पद्यांश के आधार पे हमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी सिमिलरली 3 क्वेश्चंस रहेंगे, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और हमारा भाषिक कार्य। वैसा ही पैटर्न रहने वाला है।
एक पद उत्तरत में हाफ हाफ मार्क्स और पूर्ण वाक्य अनुत्तरत में एक एक मार्क्स। और भाषिक कार्य में से 3 में से 2 बनाने हैं एक एक मार्क्स के। वही वाक्य में से कर्ता या फिर क्रिया चुनना है, विशेषण विशेष्य चुनना है, पर्याय या फिर विलोम चुनना है। तो ये भी हो गया। उसके बाद नाट्यांश। नाट्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, नाट्यांश के आधार पर कुछ क्वेश्चंस। इसमें भी सिमिलर, एक पद उत्तरत का 2 क्वेश्चन बनाना है 3 में से, पूर्ण वाक्य उत्तरत का भी 3 में से 2, और भाषिक कार्य इसमें भी 3 में से 2। वही कर्ता या फिर क्रिया चुनना है, विशेषण विशेष्य चुनना है, पर्याय और विलोम पद चुनना है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा हमारे पास, वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य चतुर्नाम प्रश्नानाम निर्माणम। हमारे बुक से ही 5 वाक्य रहेंगे, उनमें से अंडरलाइंड वर्ड होंगे, उनके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। राम जाता है, राम में अंडरलाइन, तो कौन जाता है, इस प्रकार के संस्कृत में बनाने हैं। तो उसमें 5 रहेंगे, उसमें से आपको 4 बनाने हैं एक एक मार्क्स के, यानी टोटल 4 मार्क्स। उसके बाद आएगा श्लोकान्वय, श्लोक का अन्वय लिखना होगा, या फिर एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ लिखनम। या तो आप अन्वय बनाइएगा या फिर भावार्थ लिखना होगा। ये भी काफ़ी हल्का होगा, आपको श्लोक भी दिया रहेगा ऊपर, उसका भावार्थ भी, या अन्वय बनाना चाहेंगे तो अन्वय भी दिया रहेगा, नीचे में हेल्प बॉक्स भी दिया रहेगा। 4 खाली स्थान होंगे, उनमें से आपको चुन करके सिर्फ भरना है उन फिल इन द ब्लैंक्स में। इससे इजी क्या होगा, हर एक खाली स्थान पे 1 मार्क्स, यानी टोटल 4 मार्क्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा घटनाक्रमानुसारन कथा लेखनम। घटनाक्रम के में हमें अरेंज करना है। हमारे बुक से किसी चैप्टर से 8 लाइन निकाल के दे दिए जाएंगे, कौन सी घटना पहले हुई है, बाद में हुआ, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा उन 8 वाक्यों को। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, वो है हमारा विचित्र साक्षी नाम का चैप्टर। जरूर से इसको तैयार कर लीजिएगा। और कुछ चांसेस रहते हैं दूसरे चैप्टर बुद्धिर्बलवती सदा के भी। तो ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा प्रसंगानुकूलम अर्थ लेखन। प्रसंग के अनुकूल, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हमें अर्थ चुनना होगा। सेंटेंस रहेंगे 4, एमसीक्यू टाइप का रहेगा ये भी। सेंटेंस रहेंगे 4, उसमें अंडरलाइंड वर्ड रहेंगे, उसका समझिए आप, उसका पर्यायवाची शब्द आपको टिक लगाना होगा, एमसीक्यू से चुन कर लिखना होगा। 4 में से आपको 3 करने होंगे, हर एक पे 1 मार्क, यानी टोटल 3 मार्क्स। तो समझ गए, हो गया क्लियर। टोटल मार्क्स जो होंगे आपके एग्जाम में वो होंगे 80 मार्क्स। मुझे पता है कि आप डर गए होंगे, इतना बड़ा सिलेबस देख के आपको लग रहा होगा कितना ह्यूज सिलेबस है, कैसे हम इसे पढ़ेंगे, कई सारे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। विश्वास करिए, जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, काफ़ी आसान से टॉपिक्स हैं, और पेपर पैटर्न भी आपने देखा कितना ज़्यादा ईजी है। तो आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरा व्याकरण पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस कवर्ड कर लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो आपको तुरंत ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद जब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ये आपको क्लियर तब होगा जब सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करेगी, या फिर आपके जो सीनियर्स थे पिछले ईयर, इस बार जो एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में, उनका स्कैन्ड फॉर्मेट में मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पीडीएफ लिंक दे दूंगा। आप उससे मैच कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है। इस सिलेबस का भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा आप वहाँ से, और इसी हिसाब से अपने तैयारी को बेहतर बनाते चलिएगा, कंप्लीट करते चलिएगा। हमारे क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप। क्रिस्टल क्लियर अंदाज में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा सेम उसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सब लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ। नमो नमः।